नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 106 शिवाय की नाराजगी। अब आगे अंडस्को शिवांगी ने पीछे देखा जहाँ वही कमर में हाथ रखे उसे घूर रही थी। छोरी कह कहा तन्ने अभी अभी मेरे बेटों से शादी कराएगी, मेरे जीते जी यो कभी ना होवेगो। शिवांगी ने माही का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया और सामने खड़ी अहीर और अहिति को देखते हुए बोली, टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना। आज पता चल रहा है कि माँ बाप अपनी बेटी के विदा होने पर ऐसा क्यों कहते हैं। शिवांगी की आंखें कुछ नम हो गई। माही उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वह शिवांगी को साइड से गले लगाते हुए बोली, एक दिन तो माँ पापा की लाइफ में ये दिन आता ही है जब वह अपनी बेटी को विदा करते हैं, पर हमारे लिए अंडस्को कहते हुए माही रुक गई। उन दोनों ने भी शादी को लेकर कुछ ही सही पर सपने देखे थे, जिसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। शिवांगी माही को पकड़ते हुए बोली, तू मुझे कंसोल करने आती है और खुद गंगा जमुना बहाने लग जाती है। क्या करना है बता, दोबारा शादी करनी है। माही ने ना में सर हिला दिया। जब मुझे जरूरत होगी हमेशा मेरे पास रहना। तू कुछ नहीं भी करेगी ना, बस मेरे पास रहना। मैं कहाँ जा रही हूँ, जब जरूरत हो बस हुक्म करना। माही ठीक से बैठते हुए बोली, वैसे इन कपड़ों में भी क्या लग रही है यार तू। नहीं मतलब पूरा ढका ढका सा है, सर पर पल्लू, इतना बड़ा घाघरा, फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। मेरा दिल आ गया आज तुझ पर। शिवांगी माही को धक्का देते हुए बोली, जाप काम करने दे। माही बाद में आने का कहकर वहां से चली गई। अहीर जो कब से रुकी थी कि उसे बोलने का मौका मिले, आखिरकार अब बोली, चीफ मैं कपड़े चेंज कर लूं। शिवांगी ने अहीर को ऊपर से नीचे तक देखा। अहीर ने व्हाइट फूल लेथ अनारकली सूट पहना था, बाल खुले थे। वह अपने लंबे से दुपट्टे को निकलकर अपनी गोद में रखते हुए बोली, चीफ मुझसे ये कपड़े नहीं संभल रहे, क्या मैं इन्हें चेंज कर लूं। अहीर भोली शक्ल बनाते हुए बोली। अहिति सामने आते हुए बोली, हाँ लेडी बॉस, ये अंडस्को ताम झाम मुझे भी नहीं पहनना। अहिति ने पीच करल का अनारकली सूट पहना था, उसने भी बाल खुले छोड़े। दोनों बहनें खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, पर दोनों को इंडियन कपड़े ज्यादा पसंद नहीं थे। नहीं, तुम दोनों को यही पहनना है। शादी हो जाने तक। शिवांगी अहीर को दुपट्टा पहनाते हुए बोली। क्या शादी तक? मम्मा मैं इन्हीं में उलझकर मर जाऊंगी, प्लीज कुछ तो सोचो ना। शिवांगी उसे औक दिखाते हुए बोली। नहीं सुपुत्री जी, यही पहनना है, मरो चाहे जियो। अब जाओ, मुझे काम जल्दी खत्म करना है। अहीर और अहिति ने एक दूसरे को देखा, दोनों चेहरा लटकाए वहां से चली गई। कुछ ही देर में महल में दावत के खाने की खुशबू फैल गई। सभी ने अपने अपने काम कर लिए थे। बुआ माँ सोफे पर बैठी सभी की डांट रही थी। तभी महल के बड़े से दरवाजे खुले और एक आदमी फोन पर बात करते हुए लंबे लंबे कदम भरते हुए अंदर आने लगा। उसके कदम सामने बनी रंगोली की तरफ बढ़ रहे थे। शिवांगी जो और रंग लेने गई थी, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। इतनी देर से बनाए अपनी मेहनत को बचाने के लिए शिवांगी भागी। वह आदमी लगातार आगे बढ़ रहा था। उसने अपना पैर उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लिया, जिससे उसके हाथ में रखा फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह पीछे मुड़ते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकते अंडस्को। उसकी बात बीच में काटते हुए शिवांगी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम देखकर नहीं चल सकते? अभी मेरी सारी मेहनत पर मिट्टी मिल जाती। फोन अंडस्को। शिवांगी बोले जा रही थी, पर सामने खड़ा शख्स जैसे कुछ रिएक्ट करना ही भूल गया हो। उसकी आंखें तो बस शिवांगी को देखे जा रही थी। आज पहली बार अपनी बीवी को सुहागन की तरह तैयार देखकर शिवाय की पलकें झपकना ही भूल गई थी। तभी उसे शिवांगी का यूं भाग जाना याद आया, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया।
वह चिल्लाया, करण अंडस्को मेरा फोन लेकर आओ। करण दौड़ता हुआ फोन लेकर आया। शिवाय ने फोन पकड़ा और शिवांगी को इग्नोर करते हुए बुआ माँ के पास चला गया। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसने मुड़कर रंगोली देखी। रंगोली बच गई, यह सोचकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। मेन हॉल में अंडस्को। शिवाय ने जाकर बुआ माँ के पैर छुए। बुआ माँ उसे गले लगाते हुए बोली, मिल गया टाइम यहाँ आने का, भाई की शादी है और बड़े भाई का पता नहीं। शिवाय हल्का सा मुस्कुराया, अरे काकी माँ मुझे भी देखिए, मैं भी हूँ। कहकर करण ने बुआ माँ के पैर छुए। बुआ माँ करण को गले लगाते हुए बोली, तुझे भी कहाँ टाइम है, बड़ी मुश्किल से आए हो आज दोनों यहाँ। अब तक वह सभी आ गए थे। माही ने आसपास नजर घुमाए और शिवांगी से बोली, देवरानी जी नजर नहीं आ रही, उन्हें भी सरप्राइज मिलना चाहिए ना अपनी जेठानी को देखकर। चुप कर, तू जानती तो है सब। तो इस करण के बच्चे ने बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी। शिवांगी ने माही का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। तभी स्वाति जी बोली, करण, बहू नहीं दिख रही, कहाँ है? आए है ना। बुआ माँ भी बोल पड़ी, करण की बीवी से तो हम भी मिलना चाहते हैं। कहाँ है बहू? समा का नाम सुनकर करण के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। तभी आकृति वहां आई। सभी को नमस्ते कर शिवाय से बोली, बॉस कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके साथ अभी भी अंदर आ रही थी। बुआ माँ का सवाल सुन वह वही रुक गई। उसकी आंखें करण को देख रही थी। करण ने एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया था कि वह सब बता देगा। माँ, काकी माँ, वो समा और मैं अंडस्को। सॉरी, मैं महल देख रही थी, इसलिए अंदर आने में देर हो गई। वैसे सच में महल बहुत सुंदर है और डेकोरेशन तो क्या ही की है। आवाज सुनकर करण ने अपनी आंखें मीच ली। मुझे फिर से इस लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सभी ने आवाज की तरफ देखा। वह दरवाजे पर अवी खड़ी थी। जब अवी ने सबकी नजरें अपने पीछे महसूस की तो उसने पीछे देखा। वह एक खूबसूरत लड़की होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। सी ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी के साथ फुल स्लीव व्हाइट प्रिंटेड ब्लाउज पहने समा खड़ी थी। समा को देखकर अवी की मुट्ठी कस गई। समा चलकर करण के बगल में खड़ी हो गई। अपने बगल में किसी को महसूस कर करण ने आंखें खोलकर देखा। समा को सामने देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। समा ने बुआ माँ के पैर छुए। सदा सुहागन रहो, समा उठी और बाकी सब की तरफ देखते हुए बोली, काकी माँ, क्या मैं सबसे मिल लूं? बुआ माँ ने हाँ में सर हिलाया। समा के जाते कदम एकदम से रुक गए। उसकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक औरत शादी का जोड़ा पहने चेयर पर बैठी थी और एक हैंडसम सा लड़का शादी की शेरवानी पहने चेयर पर हाथ रखे खड़ा था। वाओ, काकी माँ, ये आप हैं ना? काका सा कितने हैंडसम है और यह पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। उसकी बात सुन बुआ माँ ने शिवांगी की तरफ देखा, फिर उस तस्वीर की तरफ। अपने माथे पर मारते हुए खुद से बोली, हमारे महल में हमारी इतनी बड़ी तस्वीर है और हम खुद को छिपा रहे थे। कितने बेवकूफ है हम। समा सभी से मिली। वह जैसे ही माही के सामने पहुंची, उसकी मांग में सिंदूर देखकर हैरानी से बोली, दी की बेइज्जती तुमसे किसने शादी कर ली? उसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? माही समा के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोली, वो क्या है ना देवरानी जी, अपने से बड़ों से इज्जत से बात करते हैं, तो जरा अभी से हमें भी आप दीदी कहकर बुलाएंगी। समा ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। दीदी, वो भी तुम्हें हर अंडस्को एक मिनट अंडस्को देवरानी जी अंडस्को, मतलब तुमने करण के बड़े भाई से शादी की है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि करण का कोई बड़ा भाई भी है। छोड़ो जो भी है। दी अंडस्को, आई मिस यू दी, कहकर समा शिवांगी के गले लग गई। उसने इतना कसकर शिवांगी को गले लगाया था कि शिवांगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। समा उससे अलग होते हुए बोली, दी, मैं बता नहीं सकती अभी मैं कितनी खुश हूँ। आई लव यू दी, कहते हुए उसने फिर से उसे गले लगा लिया। इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उन दोनों को गुस्से से देख रही है। सोफे पर बैठे शिवाय और करण घूरकर समा और शिवांगी को देख रहे थे। शिवाय धीरे से बोला, तुम्हारी बीवी को और कोई काम नहीं है? कैसे बार बार शिवांगी को गले लगा रही है? भाई, मैं क्या करूं? मुझे अभी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय ने उसे गुस्से से देखा। करण ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। वही समा शिवांगी के कान में बोली,
हमारी मासी कुछ करने वाली है। आधा तो कर चुकी है, बाकी का पूरा होना अभी बाकी है। शिवांगी और समा अलग हुए। समा माही को गले लगाते हुए बोली, एक हक तो बनती है। वैसे पति कहाँ है, दिखा तो दो। शिवांगी ने जल्दी से समा को सामने की तरफ मोड़ा दिया। वह जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, वही है वाहज का पति। समा ने सामने देखा। सामने सीढ़ियों से आराध्य अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए नीचे उतर रहा था। समा की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। वह एकदम से पीछे गिरने लगी कि शिवांगी और माही ने उसे पकड़कर ठीक से खड़ा किया। यार ये तो कितना हैंडसम है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल स्टेज पर रैंप वॉक कर रहा है। वाओ, इसकी आंखें तो हरी है। यार मैं कहाँ मरी थी आज तक। मेरे दोनों जीजू क्या हैं बे। एक जालिम जहर है तो दूसरा। कहते हुए उसने सोफे पर पैर जाकर बैठे शिवाय को देखा। इसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ। तभी शिवाय ने एक तीखी नजर समा पर डाली। समा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके गले पर चाकू रख दिया हो। वह तुरंत पीछे मुड़कर अपना चेहरा हाथों में छिपाते हुए बोली, हाय क्या औखे थी। किलर अंडस्को मैंने तो मर ही जाना है। शिवांगी और माही ने एक दूसरे को देखा, फिर समा को धकेलते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोले, बहुत सेकली औख है, अब काम भी कर लो। कुछ देर बाद अंडस्को सभी लोग आ गए थे। हल्दी की थीम येलो एंड व्हाइट रखी गई थी। शोमिक को होश आ चुका था। सभी तैयार होकर हल्दी के लिए बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वहां अमूल्य जी और अहान खड़े थे। दोनों अंदर आए और सभी के साथ बातें करने लगे। रसोई घर में शिवांगी जमीन पर बैठी सिलबट्टे पर हल्दी पीस रही थी। उसने हल्के पीले रंग के घनरेदार लहंगे के साथ गुलाबी ऑफनेक ब्लाउज पहना था। उसके साथ गुलाबी और आसमानी रंग के दो दुपट्टे, माथे पर राजस्थानी मांग टिका, हाथों में भरी भरी चूड़ियां। वह हल्दी कटोरी में डालते हुए बोली, हो गया। जल्दी चल शिवांगी, बुआ माँ भड़क ना जाए। उसने एक हाथ में हल्दी की थाल और दूसरे हाथ में मिठाई की थाल पकड़ी और तेज कदमों से चलने लगी। वह कुछ आगे बढ़ी ही थी कि किसी से टकराते टकराते बची। वह झुंझला कर बोली, दिखाई नहीं दे रहा, अभी हल्दी गिर जाती तो। उसने सामने देखा जहां शिवाय खड़ा था। शिवाय शिवांगी को इग्नोर कर वहां से चला गया। शिवांगी चलते हुए खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे नाराज है। ये ख्याल आते ही शिवांगी खुशी से बोली, अच्छा है नाराज है, अब मुझे बार बार छूते तो नहीं रहेगा। समा अपना कमर पकड़ते हुए बोली, इतना काम तो मैंने देखा तक नहीं है, पर आज कर लिया समा, तू महान है। कहते हुए समा उठी, अपने दोनों हाथों से कमर को मलते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी माही ने उसे बुलाया। समा तेज कदमों से वाही के पास पहुंची। क्या हुआ? माही ने सामने देखने का इशारा किया। समा ने सामने देखा, वह सब ठीक था। उसने वाही को देखा। माही बोली, तू जिस अक्ष की बात करती थी, यही है क्या? समा ने सामने देखा। अक्ष को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। हाँ, मैं उससे मिलकर आती हूँ, कहकर समा अक्ष की तरफ बढ़ गई। माही खुद से बोली, समा तू तो गई। उसने एक नजर करण की तरफ देखा, फिर अवी की तरफ। माही होठों पर तिरछी मुस्कान लिए विभि के पास चली गई। अक्ष वहां खड़ा सभी से बधाई ले रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टैप किया। अक्ष पीछे मुड़ा, सामने समा को देखकर उसने तुरंत समा को गले लगा लिया। समा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? और तुमने शादी भी कर ली? तुम्हारा वेट करते करते मैं थक गई थी, इसलिए कर ली शादी। उसकी बात पर दोनों हंस दिए। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी देखा मैंने, श्रेयांश आ गया, और मुझसे मिला भी नहीं। उसे तो मैं देख लूंगी, अभी तुम्हारी खबर ले लूं पहले। अपनी होने वाली बीवी से तो मिलाओ। हाँ चलो, वैसे तुम शादी के बाद खूबसूरत हो गई हो। अगर तुम्हारे पति को एतराज ना हो तो हम दोनों शादी कर लें। समा हंसते हुए बोली, पति की क्या जरूरत है, मेरी हाँ सबकी हाँ। दोनों इसी तरह बातें करते हुए विधि की तरफ जाने लगे। वही उनसे कुछ दूर खड़े करण ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपना ग्लास खत्म किया और वहां से चला गया। तारांकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को 107 फूड रोमांस। अब आगे अंडरस्को। सभी रश्म के लिए विभि और अक्ष के सामने खड़े थे। उन दोनों को एक दूसरे को देखने नहीं दिया जा रहा था।
अक्ष ने हल्के पीले रंग का कुर्ता साथ में सफेद पजामा जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ गार्डन में विभी बैठी थी। उसने हल्के पीले रंग की साड़ी के साथ पीले और सफेद रंग के फूलों की ज्वेलरी पहनी थी। वह बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। अक्ष की हल्दी शुरू हुई सबसे पहले बुआ माँ और शोमिक ने उसे हल्दी लगाई। इसी तरह सभी ने ये रस्म पूरी की। बुआ माँ नजरें घुमाते हुए बोली, लड़की वालों की तरफ से हल्दी लेने कोई नहीं आया क्या? अरे मैं तो हूँ बुआ माँ। शिवांगी आगे आए और अक्ष की हल्दी उतारने लगी कि उसका फोन बजा। फोन पर ओमित्य जी की फोटो फ्लैश हो रही थी। उसे थोड़ी हैरानी हुई पर उसने फोन उठाना ज्यादा जरूरी समझा। अहीर अहीर हड़बड़ाकर शिवांगी के सामने आते हुए बोली, अंडस्को जी मम अंडस्को जी शिवी। शिवांगी बोली, मुझे काम है, तुम ये सब अंडस्को। अहीर तुरंत बोली, हाँ मुझे पता है क्या करना है, आप जाओ, कहकर अहीर अक्ष के सामने बैठकर उसके शरीर पर से हल्दी निकालकर कटोरी में रखने लगी। शिवांगी ने कुछ दूर जाकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से ओमित्य जी की आवाज आई, कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? खैर हमें बताना था कि कुलगुरु ने कहा था कि शादी 11 दिन से पहले हो जानी चाहिए, ना कि 11वें दिन। शिवांगी हैरानी से बोली, डैड अभी आप हो कहाँ? अभी तो यही थे। और इस बात का पता आपको कैसे चला? ओमित्य बोले, मैं अक्ष को हल्दी लगाकर कुलगुरु जी से मिलने गया था, तब मुझे ये सब पता चला। ठीक है आप आए फिर सभी से बात करते हैं, कहकर शिवांगी ने फोन रख दिया। वह 2 कदम चली ही थी कि माही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जल्दी चल सब तेरा ही वेट कर रहे हैं। शिवांगी ने माही को देखा। माही ने व्हाइट लहंगे के साथ येलो ऑफनेक ब्लाउज पहना था, साथ में व्हाइट एंड येलो दुपट्टे, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने बहुत सुंदर लग रही थी। शिवांगी माही की कमर पकड़ते हुए बोली, आय हाय आज तो माही कश्यप भी किसी कातिल जहर से कम नहीं लग रही है। क्या इरादा है? आराध्य पट नहीं रहा क्या? माही ने हैरानी से शिवांगी को देखा। बदले में शिवांगी ने अपनी औंख दबा दी। माही तुरंत उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तू ना बिगड़ रही है, चल विभी तेरा इंतजार कर रही है। सभी गार्डन विभी को हल्दी लगा रहे थे। अंदर के माहौल से बिल्कुल अलग। सभी ने विभी को हल्दी लगाई। तभी विभी ने अपने हल्दी के हाथ शिवांगी के गालों पर लगा दिए। माही हंसते हुए बोली, ये अच्छा किया तुमने। तभी माही के गालों पर भी किसी ना हल्दी लगा दी। माही मुड़ी तो बहुत समा खड़ी थी। आप भी थोड़ी हल्दी लगा ही लीजिए जेठानी जी अंडस्को, कहकर समा हंसते हुए पीछे की तरफ भागने लगी। विभी अपनी जगह पर बैठी सभी की देख रही थी। उसकी तरफ से कोई बड़ा नहीं था। ये सोचकर उसका चेहरा उदास हो गया। शिवांगी के सर पर हाथ रखते हुए बोली, माँ को मिस कर रही हो? विभी ने भीगी पलकों से हाँ में सर हिला दिया। शिवांगी उसे गले लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। तभी समा जोर से चीखी। सभी ने उस तरफ देखा, वह समा को हल्दी के पानी से भरे टब में फेंक दिया था। शिवांगी खड़ी होकर उस तरफ बढ़ी और हल्के गुस्से से बोली, इतनी जोर से मत बोलो, अंदर के शैतान बाहर आ गए तो हम सभी की गर्दन पर सीधा चाकू चलेगी। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का देकर पानी के टब में फेंक दिया। शिवांगी उस हल्दी के पानी में पूरी भीग गई थी। बगल में बैठी समा अपने चेहरे पर आ रहे गुलाब के पत्तों को हटाते हुए बोली, मर गए। चलो फिर धीरे धीरे बोलकर ही रस्म मनाते हैं। अहीर हाथ झाड़ते हुए बोली। इतने में शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ उसे भी पानी में खींच लिया और खुद बाहर आते हुए बोली, अब हम भीगे हैं तो सभी भीगेंगे। क्यों? कहकर शिवांगी ने अपने बगल में खड़ी समा की तरफ देखकर आंखें घुमाई। समा खुशी से बोली, हाँ मैंने सब रेडी रखा है। वहाँ अंडस्को सभी ने उस तरफ देखा। वहाँ कई सारी छोटी छोटी बाल्टी रखी थी। जो लोग नहीं भीगे थे उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनमें क्या है। वह सभी गार्डन में भागने लगी। शिवांगी और समा बाल्टी की तरफ भागी। अहिति ने भागते भागते पीछे देखा। वह कोई नहीं था। वह बोली, शिवांगी वह दोनों तो वहाँ नहीं है। माही भी रुक गई। वह अहिति के पास आए। इतने में दोनों के सर पर ठंडे पानी की बाल्टी उलट गई। विभी जोर जोर से हंसते हुए बोली, वाओ, यू आर द बेस्ट माई सिस्टर्स। विभी की बात सुनकर अहीर ने पीछे देखा। उसके पीछे मुड़ते ही वह पूरी भीग चुकी थी। अहीर अपने दुपट्टे पर गांठ बांधते हुए बोली, अब हमारी बारी।
वह पांचों एक दूसरे को भीगा ही रही थी कि आकृति वहां आए। उसकी आंखें फोन में गड़ी हुई थी। वह बोली, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, थोड़ा काम था। और मुझे भी, उसके पीछे से श्रेयांश बोला। हमें भी, दूसरी तरफ से आवाज आई। पर किसी की बात का कोई जवाब नहीं आया। सभी ने आसपास देखा। वहां आकृति, श्रेयांश, अंश और ऋषि खड़े थे। चारों ने गार्डन में बैठी विभि की तरफ देखा, जो मुश्किल से खुद को हंसने से रोक रही थी। आकृति उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम अंडरस्को विभि, आई एम राइट। विभि ने हाँ में सर हिला दिया। बाकी सब कहाँ है? तुम्हारी हल्दी खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी? हम भी तो यहाँ तुम्हारी हल्दी के लिए आए थे। अंश बोला, तो किसने कहा हल्दी खत्म हो गई है? हल्दी तो अब शुरू हुई है। सभी ने आवाज की तरफ देखा। वहां सभी लड़कियां हाथों में बाल्टी लिए खड़ी थी। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समझ पाता, वह सब भीग चुके थे। विभि ने जोर से सीटी बजाए, फिर ताली बजाते हुए हंसकर बोली, यह विभि सिन्हा की हल्दी है। इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। सभी ने एक साथ विभि की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करते हुए सभी विभि की तरफ बने लगे। श्रेयांश, अंश और ऋषि ने भी विभि को हल्दी लगाई। आकृति विभि को हल्दी लगाते हुए बोली, बहुत मजा आया ना हल्दी देखकर? विभि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब ना लो फिर। आकृति के ये कहते ही 2 बाल्टी पानी विभि के ऊपर पड़ा। विभि शिवांगी और माही को देखते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर, आज मेरी हल्दी है और आप आज ही हमें ऐसे भीगा रही है। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ हम ही भीगेंगे, तुम नहीं? अंश बोला। अंश को पास से देखने पर विभि कुछ याद करते हुए बोली, मैंने आपको देखा है। अंश प्रताप सिंह, हाँ यही नाम है। अंश का नाम सुनकर सभी ने उसकी तरफ देखा। मतलब शौमिक प्रताप सिंह और अंश प्रताप सिंह? क्या मैं जो सोच रही हूँ वह ठीक है? अहीर आंखें छोटी करते हुए अंश से बोली। अंश जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अम्म अंडरस्को वो मेरा मतलब है। ऋषि सब एक्सप्रेशन कर देगा। अंश ऋषि के पीछे छिपते हुए बोला। ऋषि कुछ बोलने ही वाला था कि सामने 3 जोड़ी घूरती आंखें देखकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मैं तुझसे बड़ा हूँ, छोटों को हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तू एक्सप्लेन कर, ऋषि अंश को आगे करते हुए बोला। अभी बड़ा याद आ रही है छोटे बड़े की? तुमने तो मुझे खुद को भाई कहने से भी मना कर दिया। ऋषि ओनली ऋषि कहकर। हाँ तो अब तो हम घर पर है, यहाँ थोड़ी मना किया है तुम्हें। चलो चीफ, माही और अहीर को सब बता देना, मैं अक्ष से मिलकर आता हूँ। कहकर ऋषि वहां से सटक गया। अंश खुद से बोला, कैसा भाई है यार, मुझे फंसाकर चला गया। फिर खुद भी बहाना करते हुए बोला, मुझे भी अक्ष से मिलना है, हम बाद में बात करते हैं ना। कहते हुए वह भी वहां से चला गया। उनके जाने के बाद सभी वापस महल में आ गए, इस बात से अनजान कि महल की छत से कोई उन पर नजर रखे हुए है। शिवांगी फटाफट कपड़े चेंज कर नीचे गई। यार ये बुआ माँ मेरे बेटे को मेरे पास रहने क्यों नहीं दे रही? सोच क्या रही है ये? एक सासू माँ क्या कम थी, जो नए प्रकट होते जा रहे हैं। खुद में बदबदाते हुए आर्या रसोई घर की तरफ चली गई। शिवांगी एक लड्डू मुंह में डालते हुए बोली, जो भी हो यह के खाने की बात ही कुछ और है। कहते हुए उसने दूसरा लड्डू अपने दांतों के बीच रख लिया। इतने में किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया। शिवांगी ने सामने देखा जहां शिवाय खड़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? वह बोला। हाँ अंडरस्को। शिवांगी का मुंह भरा होने से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर वह पूछना चाहती थी, किस बात की शर्म आनी चाहिए मुझे? शिवाय ने शिवांगी के फूलते पीचकते गालों को देखा। उसने तुरंत उसके गाल पर किस कर दिया। तुम कभी क्यूट भी लग सकती हो, सोच नहीं था। तुम्हें तो मैंने बस हॉट एंड सेक्सी अवतार में ही इमेजिन किया था। शिवांगी उससे छुटने की कोशिश करने लगी। वह फटाफट अपना मुंह खोलना चाहती थी, ताकि इस बदतमीज आदमी को जवाब दे सके। ओह तुम्हें बोलना है? कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। कहकर शिवाय ने शिवांगी के दांतों में रखे लड्डू को अपने मुंह में लिया। उसका ऐसे अचानक ये रिएक्शन होगा शिवांगी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि शिवाय उससे दूर नहीं हुआ है, वह अब भी उसे किस कर रहा था। शिवाय शिवांगी से दूर होते हुए बोला, वैसे मिठाई से मिठे तो मुझे अंडरस्को। कहते हुए शिवाय ने शिवांगी के होठों पर बेबी किस किया और थाल से लड्डू उठाकर मुंह में भरते हुए बोला, तुम्हें ना फूड रोमांस सीखना चाहिए।
ताकि तुम मुझे इम्प्रेस कर सको, और हाँ, अपना प्रॉमिस याद रखना। शिवांगी अपनी जगह पर स्टेचू की तरह खड़ी थी। इन 5 मिनट में उसके साथ क्या हुआ, उसे समझने में वक्त लग रहा था। क्या ये नाराज नहीं था? फिर नाराजगी में कौन किस करता है? अब ये फूड रोमांस क्या होता है? जो भी हो भाड़ में जाए, इसे तो बाद में देख लूंगी, अभी यह सब तो कर लूं। दूसरी तरफ अंडस्को समा अपने कमरे के सामने पहुंची। दरवाजे पर ही उसे एक प्यारा कपल गले मिले हुए दिखा, जिन्हें समा बिना किसी इमोशन के देख रही थी। इतने में अवी की नजर भी समा पर पड़ी। वह समा को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देते हुए करण से और चिपक गई। समा मन में खुद से बोली, कंट्रोल समा अंडस्को इट्स ऑक अंडस्को कंट्रोल अंडस्को सब ठीक है, स्माइल प्लीज अंडस्को। समा के कदम उनकी तरफ बने लगे। आवी को लगा नहीं था कि समा उनकी तरफ आएगी। समा हल्की सी स्माइल लिए बोली, सॉरी अंडस्को, पर मुझे अंदर जाना है, कहकर समा किसी तरह रूम में चली गई। अंदर आते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह सीधा वॉशरूम में घुस गई। बाहर करण को एक पल के लिए लगा जैसे समा वहां आए हो, पर उसने जैसे ही पीछे देखा वहां कोई नहीं था। वह अवी से बोला, अब तुम ठीक हो? मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलते हैं। करण बिना जवाब का इंतजार किए कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अवी गुस्से से बोली, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। यू आर माइन ओनली माइन। खुद में बड़बड़ाते हुए अवी वहां से चली गई। करण कमरे में आकर बालकनी में चला गया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। समा अभी भी गुस्से में थी। उसने फटाफट अपने कपड़े निकाले और पहनने लगी। उसकी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था। अवी का मुस्कुराता चेहरा समा को बार बार यह कह रहा था कि ये मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। समा ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली। उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान थी। तभी उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ी, जहां उसे क्लोजेट रूम के दरवाजे पर करण दिखा। समा खुद से बोली, पागल तो थी ही, लगता है आंखें भी खराब हो गई है। अब तक समा तैयार हो गई थी। उन सभी के लिए बुआ माँ ने राजस्थानी कपड़े बनवा दिए थे। समा हड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी कर समा, यहाँ टाइम बचाना बहुत जरूरी है। उसने मांग भरी, मंगलसूत्र पहना और बाहर को दौड़ पड़ी। क्लोजेट रूम के दरवाजे के पास जाते जाते समा को करण की खुशबू आने लगी, जो तेज और तेज होती जा रही थी। समा खुद से बोली, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। अब क्यों ये खुशबू मुझे अट्रैक्ट कर रही है? खुशबू अंडस्को एक मिनट अंडस्को, तो ये सच में करण है। समा ज्यादा रिएक्ट मत कर, साइड से निकल जा। समा खुद को एडवाइस देते हुए बोली। उसने वैसा ही किया भी। वह करण की साइड से निकलकर रूम में आ गई। उसने चैन की सांस ली कि किसी ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। दीवार से लगने से समा को अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। उसने सामने देखा जहां करण खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें किसने बताया? उसकी आवाज उसके चेहरे पर छलक रही गुस्से से बिल्कुल अलग थी। समा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, हम बाद में बात करते हैं ना, अभी काम है, काकी माँ गुस्सा करेगी, कहकर वह जाने लगी कि करण ने उसे वापस खींच लिया। अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाते हुए बोला, जवाब दिए बिना तुम नहीं जाओगी, चाहे काकी माँ यही क्यों ना आ जाए। वह अंडस्को वो, मैं अंडस्को मैं, वह अंडस्को वो, मुझे ये अंडस्को यहाँ। समा की बातें करण ध्यान से सुन रहा था, पर समा का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे करण के इतना पास होने से उसकी खुशबू मदहोश कर रही थी। वह किसी तरह खुद को कुछ गलत सोचने से रोक रही थी, जिस वजह से उसकी जबान नहीं खुल रही थी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। इस बार करण की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन, कंटिन्यू अंडस्को च 108 गैंडी नजरे। अब आगे अंडस्को समा अंडस्को कपड़े बदलने गई है या दुकान को निकल ली? अहिति आर्या की नकल उतारते हुए उसे बुलाने के लिए आए। समा जोर से चिल्लाए, आ रही हूँ। करण के हाथों के बीच से निकलते हुए बोली, जाना होगा। अंडस्को बाद में बात करते हैं ना हम। समा जबरदस्ती की मुस्कान लिए वहां से जाने लगी कि उसे अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। वह कुछ समझ पाती करण ने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। समा की आंखें फैल गई। करण समा के कान के पास जाकर बोला, अभी छोड़ रहा हूं, पर जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा पाओगी। करण ने देखा कि समा के कान लाल हो गए हैं।
उसने कुछ सोचकर कहा, मुझे कम समझने की गलती मत करना। कहकर उसने समा की ईयरबोल्स पर बाइट कर दिया। करण की हरकत से समा अपनी जगह पर जमी रह गई। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसका दिमाग एकदम सून पड़ चुका था। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा जिससे समा होश में आई। प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहकर बात करो। मैं सब बताती हूँ ना अंडस्को। क्या बताना है? लड़की की आवाज सुनकर समा ने तुरंत सामने देखा। वहां अहिति खड़ी थी। समा ने चारों तरफ देखा, वहां और कोई नहीं थी। अंडस्को कुछ नहीं, वह अंडस्को वो बस फोन पर बात कर रही थी। चलो, क्या कह रही थी तुम? अहिति को भरोसा तो नहीं हुआ, पर उसने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और दोनों नीचे चली गई। नीचे का माहौल बहुत गंभीर था। सभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। सभी ऐसे सीरियस क्यों बैठे हैं? अब बाबा सा ने किसका टिकट काट दिया? सभी ने आवाज की तरफ देखा जहां अंश खड़ा था। अंश, अंडस्को तुम कब आए? बुआ माँ खुशी से बोली। अंश ने आकर उनके पैर छुए, फिर सभी के। ऋषि कहाँ है अंश? क्या वह इस बार भी नहीं आए? शोमिक कुछ परेशान लगते हुए बोले। नहीं बाबा सा, वो भी आया है। आता भी कैसे नहीं, चीफ का ऑर्डर था, ना चाहते हुए भी आना पड़ा, अंश खुद से बोला। ऋषि के आने की खबर सुनकर दोनों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। वह कहाँ है? बुआ माँ उठते हुए बोली। अभी आ जाएगा, अंश वहां बैठते हुए बोला। बुआ माँ बोली, हम ही लेकर आते हैं। अपने कमरे में होगा। शोमिक उन्हें रोकते हुए बोले। रुक जाओ यामी, बुआ माँ सफर से आया है, थक गया होगा। आ जाएगा, बैठो, पहले ये समस्या तो निपटा लें। यामी मुंह बनाकर बोली। सोचना क्या है अब? कुलगुरु जी की बात का मान तो रखना ही है। कहते हुए उन्होंने शिवांगी की तरफ देखकर एक शातिर मुस्कान दी। शिवांगी समझ गई आगे बुआ माँ सब उसके सर डालने वाली है, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया। यामी आगे बोली। अब रात को मेहंदी, कल शादी है ना नई बहू? शिवांगी मुस्कान लिए बोली। जी अंडस्को बुआ माँ, आप ठीक कह रही है। तो फिर ठीक है, शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्यान रहे हमारे मेहमानों को हमारे रसोई घर का खाना ही दिया जाता है, घर की बहू के हाथों का। इतना सब सुनकर शोषिनी जी को खांसी आ गई। वही स्वाति और स्वरा जी के साथ सभी कभी यामी को देखते तो कभी शिवांगी को। शिवांगी जानती थी बुआ माँ उसे ही चुनेंगी इस सब के लिए। ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वह बोली, जी मैं ध्यान रखूंगी। यामी ने जब सभी की नजरें खुद पर महसूस की तो उन्हें समझ आया कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गई है। अपनी बात ठीक करते हुए वह बोली, मेरा मतलब है, शादी की जिम्मेदारी बड़ी बहू माही और छोटी बहू समा संभालेंगे, और खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यामी क्या कह रही है आप? पूरा जैसलमेर आएगा इस शादी में, इतने लोगों का खाना बहू अकेले कैसे बनाएंगी? शोमिक बोले। कहाँ पूरा जैसलमेर आ पाएगा? सभी को कल की शादी नहीं पता, इसलिए जिनके पास कल शादी में आने का समय होगा वही आएंगे। यामी बोली। शोमिक कुछ कहने के लिए आगे बढ़े कि उनका फोन बजने लगा। स्क्रीन देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह उठकर वहां से चले गए। बस अब क्या था? यामी बोली। बहू कोई समस्या है? यामी के पूछने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा था कि उन्हें शिवांगी के जवाब से कोई फर्क पड़ने वाला है। शिवांगी भी जानती थी कि हो ना हो ये काम उसे ही करना, इसलिए उसने भी हामी भर दी। समा धीरे से बोली। मुझे लगा जैसे काकी माँ ने दी को सब कहा करने के लिए, उनकी बातों में नफरत थी। माही बोली। तुम्हें लगा नहीं, उन्होंने सब शिवांगी से ही कहा। वह नफरत नहीं, नाराजगी थी। इससे है या किसी और से पता नहीं, पर कुछ तो है। फिलहाल तो मेहदी है और उसकी जिम्मेदारी अब बड़ी और छोटी बहू पर है। शिवांगी चिढ़ाने के अंदाज में बोली। अरे चल समा, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं, मोगेम तो हुकुम झाती रहेगी, हाथ तो हमारे दुखेंगे। वही बोली। नाइस नेम, मोगेम। यामी प्रताप सिंह कहकर समा हंसने लगी। इतने में वही के कदम रुक गए। उसने समा को देखा, दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए दोनों आर्या की तरफ बढ़ चली। शिवांगी ने जैसे ही उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा वह पीछे हटते हुए बोली, नो नो मैं कुछ नहीं करने वाली। समा और माही ने उसे पकड़ लिया। ऐसे कैसे? तुम्हारे बिना आज तक मैंने कुछ किया है? जो अब करूंगी दी, मेरा नहीं तो बेबी का ही सोच, कुछ मदद कर दे यार। बेबी का ही सोचकर हेल्प कर दो दी। दोनों के जोर देने पर शिवांगी झल्लाकर बोली, चलो।
रात का समय अंडस्को 6 लड़कियां, किसी ने कमर पकड़ी थी तो किसी ने हाथ, तो कोई अपनी पीठ मोड़ रहा था। शिवांगी ने हीर, अहति और आकृति को भी अपने साथ बुला लिया था। यामी जी की बदौलत वह के नौकर अब सब कुछ खत्म होने के बाद ही आने वाले थे, और दोनों सासुओं को यामी जी अपने साथ ले गई थी ताकि वह उनकी मदद ना कर पाए। बहू अंडस्को, यामी जी की आवाज सुनकर सभी फिर से मायूस हो गए। समा हल्के गुस्से से बोली, आज इनसे बात हो ही जाए। ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है। इन्हें पता था कि 11 दिन नहीं, उससे पहले सब हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अंडस्को। माही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। शांत गदाधारी भीम शांत, आकृति बीच में बोली, इनके बेटे भी इनकी शादी के हिसाब से बहुत छोटे नहीं है। तुझे बड़ा पता है उनकी उम्र के बारे में? अंडस्को, अहति औखे सिकुड़ते हुए बोली। आकृति हड़बड़ा कर बोली, अब ये अंडस्को यहाँ आए हैं तो सबके बारे में जानना तो हुआ ही ना। वैसे कुछ भी कहो, दोनों है बड़े हैंडसम, मुझे तो बड़ा वाला पसंद है। तुझे? अहीर बोली, मुझे छोटा वाला, कितना क्यूट है यार वो। अहति बोली, इस बात पर समा कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, यहाँ 2 लड़के हैं और मुझे नहीं पता, वैसे मुझे तो अंश भी बहुत प्यारा लगा। हाय, जब हंसता है मन करता है जाकर सीधा कर अंडस्को। इससे आगे बोलने से पहले समा के मुंह को एक हाथ ने बंद कर दिया। समा ने नजरें घुमाकर देखा। आकृति गुस्से से बोली, शादी हो गई है तुम्हारी, इतना हैंडसम पति है, उसे किस करो ना, अभी वॉर्न कर रही हूँ। अंश के बारे में आगे से ऐसा कुछ सोचना भी मत। अपनी इन गंदी नजरों आंखें को दूर रखना उससे। तुम भी अहति को देखते हुए, वरना अंडस्को क्या? हाँ। समा के दोनों कंधों पर अपनी चीन टिकाए हीर और अहति एक साथ मजाकिया अंदाज में बोली। आकृति समझ गई कि यह सब उसकी पोल खोलने के लिए बिछाया गया एक जाल था, जिसमें वह फंस भी चुकी थी। आकृति अपना हाथ समा के मुंह से हटाते हुए बोली, वो अंडस्को मैं तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। ओहो अंडस्को, तीनों एक साथ आकृति को चिढ़ाने लगी। पीछे से माही बोली, चलो अब जाओ, इसकी स्टोरी बाद में सुनेंगे। बुआ माँ के पास आरू चली गई है। सभी थक चुके थे, अपने अपने कमरे में चले गए। समा ध्यान से इधर उधर देखते हुए कमरे में पहुंची। करण के ना होने का पक्का कर समा तनकर चलते हुए क्लोजेट रूम में घुस गई। वही माही सीधा जाकर ध्यान से बेड पर पेट के बल लेट गई। हाय मेरी कमर, अंडस्को काकी माँ, एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर पता चलेगा आपको शिवी क्या चीज है। अचानक अपनी कमर पर कुछ महसूस कर माही ने मुड़कर देखा। तुम अंडस्को क्या कर रहे हो? ये मसाज कर रहा हूँ। आराध्य बिना माही को देखे बोला। मैंने कहा तुमसे नहीं ना, तो हटो। तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। जिस शरीर पर तुम इतने जुर्म कर रही हो उसके अंदर मेरा बच्चा है। इस शरीर को प्रॉब्लम होगी तो उसे भी होगी। अब चुप रहो। माही कुछ कहना चाहती थी पर आराध्य ने उसे सीधे मुड़ा दिया। माही को आराध्य की मसाज से अच्छा फील हो रहा था। उसकी कमर में जो दर्द हो रहा था वह काफी कम हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही आराध्य का हाल बेहाल हो रहा था। उसकी आंखें वही की पतली कमरे पर जैसे चिपक ही गई थी। ऊपर से उसका ब्लाउज बैकलेस था, जिससे लगभग उसकी पूरी पीठ आराध्य के सामने थी। बार बार आराध्य के हाथ अपनी डायरेक्शन बदल रहे थे, कभी कमर से थोड़ा नीचे खिसक जाते, कभी थोड़ा ऊपर। वह किसी तरह हाथों को कंट्रोल किए हुए था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही रात घूम रही थी। आराध्य के हाथ वही की कमर से ऊपर की तरफ सरकने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे आराध्य होश में आया। माही ने भी अपनी आंखें खोल ली। आराध्य उठकर दरवाजा खोलने गया। सामने एक औरत घूंघट में खड़ी थी। जी बहुरानी से काम था। उन्हें अंडस्को इतने में वाही भी वहां आ गई। बहुरानी मेहदी अंडस्को वाही हल्के से माथे पर चपत लगाते हुए बोली, यही भूलना था मुझे। फिर उससे बोली, मेहदी बन गई है, मैंने रखी है, चलिए। कहते हुए उनके साथ चल दी। आराध्य उसे रोकना चाहता था पर ना कर सका। इतने में उसका फोन बजा। आराध्य ने फोन उठा, स्पीकर पर रखा और अपने कपड़े निकालने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस एक गड़बड़ हो गई है। मिस रायजादा भाग गई है और जमीन पर खून से लिखकर गई है कि मैडम को मार देगी फिर आपसे शादी करेगी। अनीश ने एक सांस में सब बोल दिया।
आराध्य जो कपड़े निकाल रहा था वह रुक गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आज तक आराध्य कश्यप की जेल से कोई नहीं भाग पाया है, फिर यह कैसे भाग गई? कोई गद्दार है, पता करो जल्द से जल्द। जी सर, मैडम की सिक्योरिटी अनीश बस इतना ही बोल पाया। माही इसे तो संभाल ही सकती है। बॉकी मैं संभाल लूंगा, कहकर आराध्य ने फोन काट दिया। फोन अंगुलियों के बीच घुमाते हुए आराध्य बदबदाया, आशिका रायजादा, गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें तो मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा मैं। मेरी बीवी को टारगेट किया था ना तुमने। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आराध्य कश्यप तुम्हें किस नर्क में भेजता है? आराध्य इस वक्त किसी हार्टलेस पर्सन की तरह लग रहा, जिसे किसी से कोई मतलब ना हो, जैसे उसे सजा देने में मजा आता हो। विभि का कमरा अंडस्को। विभि ने व्हाइट प्रीटेड लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी। गोल्डन स्लीवलेस ब्लाउज और बाल खुले छोड़े हुए हल्के कल किए थे, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और शिवांगी ने सर निकालकर अंदर देखा। दी कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो मुझे यहाँ कोई काम ही नहीं करने दे रही। घर पर तो कैसे पानी लेने के लिए भी मुझे भेजती थी। शिवांगी अंदर आते हुए बोली, अभी 4 दिन की चांदनी है जिले, फिर तो तुझसे मैं अपने पैर भी दबवाऊंगी। कहते हुए उसने बड़े लोगों की तरह विभि की नजर उतारी और आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। विभि शिवांगी को किस करते हुए बोली, दी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। बस हुई सी, अब चल सब आ गए हैं। दोनों बाहर आ गई। दूसरी तरफ अक्ष अकेले बेड पर बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। यार मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? भाई है अभी मिला है। इतनी जल्दी तो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तेरी शादी है, तुझे खुद तैयार होना चाहिए। पर मैं क्या करूं? मुझे करल पसंद नहीं आ रहे। व्हाइट कुर्ता ज्यादा अच्छा है। हाँ, दुल्हा दुल्हन के कपड़े थोड़े मैचिंग अच्छे लगते हैं। अक्ष ने एकदम से आवाज की तरफ देखा। दरवाजे पर शिवाय और आराध्य खड़े थे। दोनों ने एक एक तरफ दरवाजे पर टेक ले रखी थी। पीछे से करण बोला, हाँ भाई मैंने देखा, दुल्हन पक्का व्हाइट में है। तीनों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे अक्ष वहां हो ही ना। तीनों चलकर आपस में सोच विचार करते हुए बैग के पास आए, जहां अलग अलग कपड़ों की दुकान लगी थी। वहां व्हाइट कलर भी अलग अलग थे। करण झट से एक उठाते हुए बोला, ये वाला व्हाइट। अक्ष ने देखा कि करण ने व्हाइट कुर्ता उठाया है, जिसके लेफ्ट साइड से 3 गोल्डन पतली पट्टियां नीचे तक जा रही थी, जो दिखने में काफी सुंदर था। तीनों ने अब जाकर अक्ष की तरफ देखा, वो भी एक साथ, जिससे अक्ष हड़बड़ा कर तुरंत खड़ा हुआ और वह कुर्ता लेकर वॉशरूम में घुस गया। तारानकन कंटिन्यू अंडरस्को च 109 यामी न्यू राइवल। अब आगे अंडरस्को शिवाय आराध्य और करण अक्ष को तैयार कर नीचे लाए। कायदे से विभि को वहां होना चाहिए था, लेकिन वहां पूरे हाल में मेहमान ही थे, जिनका स्वागत शोमिक और यामी कर रहे थे। पार्टी थीम रखी गई थी सिर्फ घर वालों के लिए, क्योंकि बाकी सबको बताने का समय ही नहीं था। अभी मेहमानों को देखते हुए खुद से बोली, शॉर्ट इनविटेशन पर भी लगभग सभी लोग आए हैं। लेडी बॉस को बता देती हूँ, पर मेरे पहले के बर्ताव की वजह से उन्होंने मुझे डांट दिया तो जो भी हो बताना तो है ही। अभी शिवांगी को ढूंढने निकल पड़ी। इधर शिवांगी कुछ सोच में पड़ी थी। मम्मा खिलाओ ना, और शिवू आपसे नाराज है। आप सुबह से एक बार भी मेरे पास नहीं आए। पता है बुआ माँ के साथ मैं कितना बोर हो रहा था। शिवांश गुस्से से मुंह फुलाए हाथ बांधकर शिवांगी को घूरते हुए बोला, सॉरी शिवू, मम्मा को थोड़ा काम था इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाई। शिवांगी शिवांश की तरफ खाने का निवाला करते हुए बोली। शिवांश गुस्सा था, लेकिन उसने खाना नहीं छोड़ा। हल्का सा सर टेढ़ा कर शिवांगी के हाथों से निवाला खाया, फिर से दूसरी तरफ देखने लगा। शिवांगी ने अपने प्यारे बेटे को देखा। शिवांश उससे पहली बार गुस्सा था। शिवांगी शिवांश को किस करते हुए बोली, सॉरी ना, अभी से ऐसी गलती नहीं होगी। पक्का? प्रॉमिस। शिवांश फिर भी वैसा ही रहा। उसे बहुत मजा आ रहा था आर्या को इस तरह परेशान करने में। शिवांगी का चेहरा उतर गया। वह अपने बेटे को नहीं मना पा रही थी। आखिरी बार कोशिश करते हुए शिवांगी बोली, अच्छा हम कल एक जैसे कपड़े पहनेंगे और दिन भर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी।
फिर चाहे बुआ माँ मुझसे ही गुस्सा क्यों ना हो जाए। शिवांश एकदम से बोला, डैड के भी मैचिंग कपड़े होने चाहिए, और अगर कल आपने मुझे अपने साथ नहीं रखा तो मैं फिर आपसे सच्ची में बात नहीं करूंगा। शिवांगी शिवांश को अपनी बाहों में भरते हुए बोली, हाँ ठीक है शिवी, जल्दी कर, सब आ गए हैं। रश्म बस शुरू ही होने वाली है। माही हड़बड़ाते हुए अपने तेज कदमों पर ब्रेक लगाते हुए बोली, आराम से चल, तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांगी गुस्से से बोली, अच्छा हाँ मैं समझ गई, अब चल मेहंदी लेकर आना। और तेरी सुपुत्रियां नखरे दिखा रही थी कपड़े देखकर, समझा लेना। इनकी तो अंडस को कूल डाउन शिवांगी, सब हो जाएगा। पहले इन लड़कियों को डांट खाने से तो बचा, कहीं बुआ माँ इन पर भी कोई कमेंट ना कर दे। अहिती तो समझ जाएगी, अहिर तो बुआ माँ से एक कदम पीछे नहीं रहेगी जबान लड़ाने में। अहिर और अहिती दी को मैं समझाकर आता हूँ, आप चाचू की मेहंदी में जाए, कहकर शिवांश अपना छोटे छोटे कदमों से चला गया। कुछ देर बाद अंडस को हॉल में लगे खूबसूरत स्टेज पर विभि और अक्ष बैठे थे। साथ में दोनों परफेक्ट लग रहे थे। विभि के हाथों में मेहंदी लग रही थी। आसपास आए लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। एक स्पॉटलाइट हॉल के बड़े से झूमर के नीचे पड़ी, जहां एक लड़की और एक लड़का खड़े थे। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज से सभी का ध्यान उस तरफ गया। वहां माही और अहान खड़े थे। वही ने डार्क ब्लू फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा चोली पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज नो राजस्थानी कहकर माही ने किसी तरह शिवांगी को मनाया, फिर समा की जो पहले से इस चीज के लिए तैयार थी। फिर दोनों सासू माँ को, जिस वजह से आज की थीम प्रीटेड ड्रेस थी, जो हल्की और कंफर्टेबल दोनों थी। बगल में खड़े अहान ने सी ग्रीन कुर्ता साथ में व्हाइट पैंट्स पहने थे, स्लीव्स को हनी तक फोल्ड, गले के 2 बटन खुले हुए। वह सच में काफी हैंडसम लग रहा था। देखो माही, मैंने पहले ही कहा है मुझे डांस नहीं आता, अहान होठों पर मुस्कान सजाए धीरे से फुसफुसाया। मेजर तुम किसी काम के नहीं हो, शिवी की मदद कर देते, वह भी तुम्हें नहीं आता। अब जब सब वहाँ बिखरा रायता समेटने में लगे हैं तो हमें तब तक टाइम तो वेस्ट करना होगा ना इनका, ताकि कोई बहुरानी को याद ना करे। माही झल्लाकर एक सांस में बोल पड़ी, पर अंडस को पर वह कुछ नहीं अहान, जो होगा देखा जाएगा। माही मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुमने जो सोचा है वह यहाँ के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, कहीं बुआ माँ तुम्हारी ही ना ले लें। अहान झट से बोला, तुम अहान ही हो ना? मीटिंग में तो बड़ा शिवांगी से लड़ते फिरते हो, यहाँ क्या हो गया है तुम्हें? बी कॉन्फिडेंट, तुम डांस कर सकते हो, कहकर वही सबसे बोली। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए। अब दुल्हन तो बीजी है, तब तक हम क्या करेंगे? बातें अंडस को बातें भी कितनी करें, तो चलो फिर डांस करते हैं हमारे न्यू कपल के साथ, कहते हुए वह दोनों वहां से साइड हट गए। माही की बात पर सभी लोगों ने ताली बजाई। इसके बाद तुम्हारी बारी है, और ना नुकुर तो बिल्कुल भी मत करना, वही अहान से बोली। साथ में वहां हल्की धुन में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा। इसी के साथ 2 लोग वहां खड़े हो गए और पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। हॉल के बीच में अंश और आकृति होठों पर स्माइल लिए खड़े थे, जिन्हें देखकर यामी की आंखें फैल गई। ये छोरी बड़ी चालक से महारी बाजी महारे पे ही पलट दी, छोड़ेगी ना तन्ने यो यामी। प्रताप सिंह, गुस्से से यामी का चेहरा जल रहा था। असल में यामी ने शिवांगी के बनाए हुए आज के खाने में किसी में नमक तेज कर दिया था तो किसी में मिर्च। अब इतने लोगों के लिए दोबारा टाइम पर खाना बनना इम्पॉसिबल था। इसका जवाब उन्हें अपने बेटे के चक्कर की खबर देकर शिवांगी ने दिया था। वहां हॉल के बीच में अंश का हाथ पके सिल्क पीच लहंगे पर ब्राउन एम्ब्रॉयडरी के साथ हल्की ब्राउन टी शर्ट पहने आकृति खड़ी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलर बोन साफ नजर आ रही थी। बगल में खड़े अंश के कपड़े आकृति से मैच कर रहे थे। उसने हल्के ब्राउन कलर का एलिगेंट न्यू स्टाइल का कुर्ता पहना था, जिसके लेफ्ट साइड पर कुछ प्लीट्स ऊपर से नीचे जा रही थी। साथ में पीच कलर की पैंट्स, जिसमें वह बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वहां खड़े सभी लोग घूरकर अंश और आकृति को देख रहे थे। माही ने डीजे को आवाज बढ़ाने का इशारा किया। सॉन्ग अंडस को तेरी आंखों से हुई यारियां, चलते चलते यूं ही मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती कही, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े।
मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा ना था। इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा ना था। ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा ना था। अंडरस्को अंश आकृति से बोला, अब ऐसा सदा चेहरा क्या बना रखा है? सबको पता चल जाएगा हम नौटंकी कर रहे हैं। आकृति ने घूर कर उसे देखा, फिर दांत पीसते हुए बोली, ढंग से डांस करो। और अंडरस्को बीच में अंश ने उसे कमर से उठाकर गोल घुमा दिया। आकृति, जिसका दिल अपने काबू में नहीं था, उसे अंश के ऐसे चिपकने से अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही थी, जिससे वो अब इरिटेट हो चुकी थी। उसे अब किसी भी तरह अंश से दूर होना था, पर शिवांगी के लिए वह ये सब झेल रही थी। गाने की लय बदली, इसी के साथ आकृति के पैर जमीन पर आए। वह सांस ले पाती कि पीछे से अंश का एक हाथ उसकी पेट पर तो दूसरा गर्दन पर सरकने लगा, जिससे आकृति का दिल तो मानो बाहर ही गिर पड़ेगा। इतने में अंश ने उसे अपनी तरफ मोड़ दोनों हाथों से आकृति की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया। अंडरस्को बातें दिल फरेबी है और हम सरफिरे भी है। प्यार व्यार हम नहीं जानते, सीधे साधे लगते हो, फिर क्यों ऐसे ढकते हो? लगते हैं क्या नादान से। इसे तो माफ कीजिए वल्लाह, ये दिल जरा सा है निठल्ला। इरादे है बेईमान से। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था। इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था। ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा न था। अंडरस्को एक डांस के बाद आकृति का हाल बेहाल हो गया था। हॉल एक बार फिर तालियों के शोर से भर गया। आकृति खुद से बोली, ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है। मुझे ये अजीब फीलिंग से छुटकारा चाहिए। मैं सिर्फ आकृति हूँ, अपनी जिंदगी की आकृति भी खुद बनाऊंगी। सोचते हुए आकृति ने आंखों ही आंखों में माही को आने का इशारा किया। माही अहान को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां खड़ी हो गई। आकृति जैसे ही वहां से भागने को हुई, किसी से टकरा गई। उसने माफी मांगी कि सामने वाला कपल उसे अंश और उसके बारे में पूछने लगे। अंश भी वही था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने वही एक कोने में खड़ा आराध्य जलती नजरों से वाही को देख रहा था। साफ बात थी, उसे भर भर कर जलेसी हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से माही उसे देख नहीं पा रही थी, पर उसे किसी की नजरें फील जरूर हो रही थी। दूसरी तरफ अंडस्को रसोई घर का हाल बेहाल हो रखा था। समा खुद में बड़बड़ाई, जिसे खाना बनाने में गलती हो जाए हो ही नहीं सकता। मिसेज यामी प्रताप सिंह, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा आपको। क्या क्या कहा तुमने? बगल में काम कर रहा ऋषि बोला। समा हड़बड़ाकर बोली, अंडस्को कुछ नहीं। आखिरकार अंडस्को अहीर चैन की सांस लेते हुए बोली, सेम हियर, कहते हुए हिती भी बैठ गई। शिवांगी बोली, ऋषि तुम्हारा कितना बचा है? और समा दोनों एक साथ बोले, डन। खाना नहीं यही सही, आर्या बोली। भाभी आपके कपड़े, ऋषि बोला। हमें सबके, समा बोली। अहीर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे पता था हमारे साथ ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए सबके कपड़े मैंने अपने रूम में मंगवा लिए हैं। और भाभी के देवर तुम्हारे कपड़े अहान के रूम है। चलो जल्दी, नहीं तो आकृति मुझे खा जाएगी। मैंने ही तो सेम ड्रेस कपल वाला आइडिया दिया था। अहिति वहां से भागते हुए बोली। शिवांगी उन 4 नौकरों को सारी बात समझाकर अहीर के कमरे में चली गई। वहां हॉल में स्पॉट लाइट फिर से जल चुकी थी। इस बार अक्ष और विभी सेटर में डांस कर रहे थे, और उनके आसपास दूसरे कपल्स माही अहान साथ डांस कर रहे थे। ये शिवांगी कहाँ गई? ये जानबूझकर मुझे यहाँ लाए है, मुझसे बदला लेने के लिए। हाँ अंडस्को मेजा हान, तुम्हारे अलावा बहुत से और भी ऐसे लोग हैं जिनसे शिवांगी को बदला लेना है, और उनसे बदला लेना तुमसे ज्यादा जरूरी है। इतने में कपल्स एक्सचेंज हुए। आकृति ने अब जाकर चैन की सांस ली। क्या हुआ मिस क्यूब? आज तो सीधा लटका लेकर टपक पड़ी। करण बोला। आकृति करण को देखकर रिलैक्स हुई। अब क्या करती? पसंद आ गया तो पकड़ लिया। ग्रिन। वैसे गुड चॉइस, पर बड़े से पहले छोटे की शादी। हम अंडस्को उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तभी कपल्स डांस खत्म हुआ। मेहंदी भी लग चुकी थी। कुछ लोग शिवाय और आर्या के बारे में पूछ रहे थे, तो कोई बड़ी बहू और छोटी बहू को देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। यामी जी खुद से बोली, शिवांगी शिवाय माहेश्वरी, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हो। फिर ना कर पाए तो मैं हूं ना तुम्हें जिल्लत देने के लिए। उनके चेहरे पर शैतानी भाव थे।
तभी उनकी नजर वहां कॉरिडोर से आ रहे शिवांगी और उसकी किचन टीम पर था, जो तैयार होकर उनकी तरफ ही आ रहे थे। इतने में कोई उनके सामने आ गया। क्या भाई साहब, बच्चों ने शादी कर ली और आपने हमें बुलाया भी नहीं। ओमित्य और अननत जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि दोनों में से किसी को भी यह आदमी फूटी औख नहीं भाता था। अब मिलवा तो दीजिए, कब से पूछ रहे हैं हम, सामने खड़े आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा, जिससे अननत गुस्से से उसे कुछ बोलने को हुए कि ओमित्य ने उन्हें रोक लिया। जी जरूर, पहले आप अंदर तो आए। ओमित्य जी को इतने पोलाइट होते देख अननत जी का खून जल रहा था। उस आदमी के जाने के बाद अननत गुस्से से बोले, ओमित्य, इस आदमी को यहाँ बुलाया किसने? इनकी बहन के सिवा ये काम और कौन कर सकता है? काकी माँ का जब सगा भाई है तो उन्हें इस आशुतोष को अपना भाई बनाने की क्या जरूरत थी? और इतना भरोसा करती है इस पर कि इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। अननत जी गुस्से से खुद से कुछ दूर खड़े आशुतोष को देखते हुए बोले। अंदर सभी आ चुके थे। श्वती जी ने माही को लाकर आराध्य के साथ खड़ा किया और समा को करण के साथ। वह चारों की बलाय लेते हुए बोली, कितने प्यारे लग रहे हो तुम सब। शिवाय और शिवांगी कहाँ है? मैं उन्हें देखकर आती हूँ। तुम चारों यही बैठे रहो। माही समा से कुछ बात करना चाहती थी, पर वहां आए लोग उन सभी से मिलने आ गए। वही शिवांगी शिवांश को अपनी गोद में लिए वहां एक कोने में लगे सोफे पर बैठी थी। उसने ब्लैक लहंगा विद पिंक लीव्स एम्ब्रॉयडर वाली लहंगा चोली पहनी थी। भरी हुई मांग, गले में मंगलसूत्र। वहां आए लोगों की तो जैसे नजरें ही थम गई हो उस पर। उसके साथ शिवांश ने ब्लैक सूट पहना था, जिसमें वह और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। तभी एक ठंडी चीज ने शिवांगी को अपनी तरफ खींचा। तारांकन तारांकन तारांकन, कंटिन्यू अंडरस्को च 110, शिवांगी इज ब्लशिंग। अब आगे अंडरस्को। शिवांगी ने कसकर अपनी बंद कर ली। वह खुद की गाली देने से रोक रही थी। फिर होठों पर मुस्कान सजाते हुए उसने बगल में देखा। अभी तक कहाँ थे तुम? पता मैं और शिवांश तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। शिवांगी की मीठी आवाज और उसकी मदद से बोले गए शब्द सुनकर शिवाय और शिवांश दोनों का चेहरा देखने लायक था। शिवांगी की आंखों में शिवाय ने पीछे खड़ी यामी और स्वाति जी की परछाई देख ली। घरवाली, तुम आग से खेल रही हो, जाहिर है हाथ तो जलेंगे ही। तुम्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। कितनी तेज हो तुम, सोचकर शिवाय ने कसकर शिवांगी के होठों को किस किया और एक सेकंड में पीछे हो गया। शिवांगी की आंखें जैसे स्प्रिंग लगकर बाहर ही निकल गई थी। इतने सारे लोगों के सामने शिवाय ने उसे किस किया, ये ख्याल आते ही शिवांगी ने हड़बड़ाकर तुरंत चारों तरफ देखा। दाई तरफ उसकी जैसी हालत में यामी और स्वाति जी खड़ी थी। आंखें फाड़े हैरानी से मुंह खोले उसे देख रहे थे। बाईं तरफ सुहासिनी जी और पीछे ओमित्या, अननत जी के साथ खड़ा ग्रुप जिनसे वह दोनों बातें कर रहे थे। सभी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। शिवांगी ने शर्म से नजरें और सर दोनों झुका लिए। शिवाय ने देखा कि आज पहली बार उसकी बीवी शर्मा रही है, फियरफुल फेस, जिससे उसके गाल, कान और नाक लाल हो रखे थे। शिवाय तो जैसे भूल ही गया था कि लड़कियां शर्माती भी है। उसके आसपास रहने वाली किसी भी लड़की का तो जैसे शर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो। मम्मा, you're लुकिंग गॉर्जियस, स्माइलिंग फेस, शिवांश आर्या के लाल गालों पर करते हुए बोला। शिवांश की आवाज से सभी होश में आए। शिवांगी, जो शिवांश की बात सुनकर उससे कुछ कहने जा रही थी, उसे अपनी नेक पर किसी की सांसें महसूस हुई, जिससे वह सिहर उठी। शिवांगी इस वक्त अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो उसे भी समझ आ गया था। तभी शिवाय की गर्म सांसें उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन से ऊपर की तरफ सरकने लगी। शिवांगी ने अपने अंदर एक अजीब सी सिरहन महसूस की। अगर तुम्हें ऐसे शर्म आती है, मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें सुबह से खुद से दूर तक न जाने देता। वैसे हम अभी भी ये शुरू कर सकते हैं। ना जगह बुरी है ना लोग, शिवाय धीमी और मदहोश आवाज में बोला। शिवांगी को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। इतने लोगों के सामने यह आदमी ऐसी बातें कैसे कर सकता था? ऊपर से बुआ माँ और स्वाति जी जस्ट उसके पीछे ही खड़ी थी। जाहिर है उन दोनों ने सब सुन लिया था। शिवांगी शिवाय को धक्का देते हुए बोली, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही यहाँ ऐसी बातें करते हुए? शिवाय सोफे पर हल्का सा पीछे हुआ कि एकदम से शिवांगी के करीब आ गया।
शिवाय के इतने फास्ट मूव कर अपने करीब देख आर्या की सांसें अटक गई। तुम रूम में चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। शिवाय ने बात इस तरह कही थी कि कोई भी उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ सकता था। वही शिवांश अपने मम्मा को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें देखकर शिवाय ने उसे अपनी गोद में ले लिया। शिवाय ने ब्लैक कुर्ता, ब्लैक पैंट्स पहने थे। कुर्ते के 2 बटन खुले, बाल सलीके से सेट किए हुए सोफे पर अपने जैसे क्यूट बच्चे को पके। वह आंखों को सुकून देने वाली किसी मूर्ति की तरह लग रहा था। शिवू, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना इधर? शिवांश हल्के गुस्से से बोला। मुझे वो बुढ़ी अम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मम्मा के पास जाने ही नहीं देती। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। सामने स्वाति और यामी जी खड़े थे। मुझे कुछ काम है, शिवांगी वहां से उठते हुए बोली। आंडस को अभी कहाँ? कुछ लोग तुम तीनों से मिलना चाहते हैं, चलो, कहते हुए स्वाति जी तीनों को अपने साथ ले गई। हर अंडस को कब तक बचाओगी स्वाति इसे? आज कुछ तो अंडस को। तभी कोई उनसे टकरा गया। यामी ने जब देखा कि यह उनके घर की एक नौकर है तो भागते हुए बोली, देखकर ना चल सके हैं। माफी मालकिन, आगे से ऐसा ना होवेगा। सभी मेहमानों को खाने के लिए ले जा। खाना ना बना हो तो सीधा मुझे बताना। अंडस को जी मालकिन, कहते हुए वह वहां से भाग गई। कुछ देर बाद अंडस को महल से अभी लोग जाने लगे। एक से एक लग्जूरियस कार गेट से बाहर जा रही थी। महल के अंदर का माहौल भी कुछ शांत हो गया था। यामी जी अभी भी हैरान बैठी सोचने में लगी थी कि शिवांगी ने सब संभाल कैसे लिया। वही उनसे कुछ दूर बैठी आकृति हैरानी से अपने हाथों को देख रही थी, जिनमें दुल्हन की तरह मेहंदी लगी थी। बड़े बड़े अक्षरों में दोनों हाथों के बीचों बीच अक्षा का नाम लिखा था। उसने नजरें उठाकर गुस्से से कुछ दूर खड़ी अहिति को देखा। अहिति तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। इसका दिल अब अंश से उठ गया है। नहीं, वह लगाने से डर रही है। इसे कितनी बार कहा है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। वही स्टेज पर चारों जोड़ियों के चेहरे पर 12 बजे थे। मैं कसम से कह रही हूँ, कल मैं किसी से नहीं मिलने वाली, समा झल्ला कर बोली। लोग बचे होंगे तब ना कल आएंगे, माही बोली। तभी वहां एक नौकर हाथों में खाने की ट्रे लेकर आए। उसने सभी को एक एक प्लेट दी। थैंक गॉड कुछ तो मिला खाने को, वे भी बोली। प्लेट में अलग अलग फूलों पत्तियों की डेकोरेशन वाले कपकेक्स और अलग अलग मिठाइयाँ थी। वाव दी, ये तो बहुत खूबसूरत है और टेस्टी भी, शिवांश बीच में बोला। समा कपकेक की एक बाइट लेते हुए बोली, सच में इतनी देर की मेहनत का फल मीठा निकला। इतने में उसने दूसरा कपकेक टेस्ट किया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। दी, हमने इन्हें बनाया तो एक जैसे था, पर इनका टेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और सब एक से बढ़कर एक बने हैं। तो शिवी क्या किसी सेफ से कम है? जितनी बार यह खाना बनाती है हर बार अलग अलग टेस्ट लाने की कोशिश करती है, माही बोली। उन सभी ने वहां बैठे अपने पतियों को ऐसे इग्नोर किया था जैसे वह वहां थे ही नहीं। तभी स्वरा जी उन सभी से बोली, जाओ अब आराम करो, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। जैसे वह सभी इसी के लिए रुके थे। सभी तुरंत वहां से चले गए। शिवांगी आराम से उठते हुए बोली, मासी भी केयरफुल, यहाँ सब बहुत अजीब है। स्वरा जी को शिवांगी की बात समझ तो नहीं आई, पर उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही सबके जाने के बाद अंश बाहर से अंदर आया। उसे किसी का फोन आया था। तभी एक नौकर ने उसे रोककर कहा, छोटे साहब, ये साहब ने आपको देने के लिए कहा है। कहते हुए उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। अंश पेपर्स लेते हुए बोला, और कुछ कहा बाबा सा ने? जी, आपके साइन लेकर वापस आने को कहा है और ये भी कहा है कि जरूरी है इसलिए जल्दी लेकर आऊं। अंश ने पेपर्स खोले तो सामने एक एनजीओ के बारे में कुछ लिखा। आहंडस को बाबा सा ने कहा था मुझे एनजीओ के पेपर्स साइन करने हैं। कहते हुए उसने साइन कर दिए, जिसके साथ एक और साइन थे। वह इतने अजीब थे कि उसमें लिखा नाम पन्ने में ही नहीं आ रहा था। पेपर्स वापस उस आदमी को देकर अंश चला गया। वह आदमी शोमिक के कमरे की तरफ ना जाकर रसोई घर की तरफ गया। वहां एक औरत सर पर घूंघट लिए घड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। उस आदमी ने वह पेपर्स उसे दे दिए। उन पेपर्स को देखते ही उस औरत के होठों पर मुस्कान आ गई। सुबह के 4 बजे अंडस को शिवांगी तैयार होकर खुद में बड़बड़ाते हुए कॉरिडोर से जा रही थी। ये लड़का जरूर कुछ सोच रहा है। कल मेहंदी में भी देर से आया और कुछ देर बाद फिर से गायब हो गया।
आहा अंडरस्कोर शिवाय तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो। तभी उसे किसी चीज की हल्की सी आवाज आई, उसके कदम रुक गए। आसपास देखा तो कोई नहीं था। आवाज फिर आई, शिवांगी के कदम आवाज की तरफ बढ़ गए। वह कॉरिडोर दूसरे फ्लोर पर था। एक तरफ खुला हुआ, जहां से आवाज आ रही थी। शिवांगी ने सर निकालकर बाहर की तरफ देखा तो वहां कुछ स्पेस था, जिस पर आगे कोई बैठा था। उसके पास शराब की बोतल पड़ी थी। शिवांगी उस खाली स्पेस में उतर गई और जाकर उसके बगल में पैर नीचे की तरफ लटकाकर बैठ गई। अपने बगल में किसी को महसूस कर ऋषि ने उस तरफ देखा। च अंडरस्को चीफ भ अंडरस्को भाभी अंडरस्को आप। अब बता अभी दो किस गम को भूला रहे हो। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी तो नहीं हो रही। शिवांगी शक भरे लहजे में बोली। ऋषि मुस्कुराया। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी पर मुझे जानना है कि तुम मिसेज यामी प्रताप सिंह से उखे उखे क्यों रहते हो। और जिस तरह आज तुमने मेरी हेल्प की कहीं ना कहीं तुम जानते हो यामी जी के बारे में। ऋषि ने शिवांगी को देखा। वह कैसे भूल गया कि उसकी भाभी वही लड़की है जिसे वह आर्मी बेस में सबसे ज्यादा मानता था। उसके इसी दिमाग का तो ऋषि फैन था, पर वह अपनी फैमिली की बात शिवांगी को बताने में झिझक रहा था। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताऊं तो उसके बदले यामी जी। शिवांगी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि ऋषि शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाभी अंडरस्को आप सच में मेरी माँ के बारे में जानती है। प्लीज मुझे सब जानना है। उनकी शादी, दादू का गुस्सा, एक्सीडेंट सब। तभी ऋषि अचानक से रुक गया। लेकिन आपको ये सब कैसे पता। ये बात तो अंश को भी नहीं पता कि यामी प्रताप सिंह उसकी दादी है। शिवांगी पीछे टेक लेते हुए बोली, यामी जी की हरकतों से उनकी औंखें कुछ कहती है और जवान कुछ। जब से आई हूँ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, जैसे मैंने ही उनका खजाना चुराया हो। फिर क्या करती। निकलनी पड़ी उनकी हिस्ट्री पर बात तुम्हारे दादाजी के बेटे पर आकर रुक गई। शिवांगी के चुप होने पर ऋषि बोला, आगे आपने पता नहीं लगाया फिर। अपने परिवार के बारे में जानने के लिए ऋषि से अब सब्र नहीं हो रहा था। शिवांगी उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली, तुम बिल्कुल साक्ष की तरह हो। मैं क्यों उस गुंडे की तरह हूँ। मैं आर्मी मैन हूँ। ऋषि मुंह बिचकाकर बोला। शिवांगी को होश आया कि वह अभी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए बात बदलते हुए बोली, शौमिक प्रताप सिंह का बेटा जिसने भागकर शादी की थी। इस बात से नाराज होकर शौमिक जी ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वह अपने दुश्मन की बेटी को आपने के लिए राजी नहीं थे। अचानक 6 साल बाद उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया कि यहाँ 2 लोगों का मेजर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें से औरत तो मर चुकी है पर दूसरा आदमी जिंदा है और उसी ने आपको फोन करने को कहा है। वह कह रहे कि वह आपके बेटे हैं। उनके पास टाइम कम है। शौमिक दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचे पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे पापा अपनी आखिरी सांसें ले चुके थे। उन्होंने डॉक्टर को एक एड्रेस फूफा जी को देने के लिए लिख कर दिया था, जिससे हमें यहाँ तक पता चल पाया। शिवांगी अपने फोन में एक फोटो ऋषि को दिखाते हुए आगे बोली, जब शौमिक इस जगह पहुंचे तो वहां एक लगभग 5 साल के बच्चे ने दरवाजा खोला, जो अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहा था। शिवांगी ने ऋषि की तरफ देखा, जो फोन की स्क्रीन पर अपनी अंगुलियां फिरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद फोन स्क्रीन पर गिरी। शिवांगी आगे बोली, शौमिक को तुमने तुरंत पहचान लिया था। वह जैसे ही अंदर आए वहां छोटे से झूले पर 5 महीने का बच्चा सो रहा था। अपने दोनों पोतों को लेकर शौमिक वापस जैसलमेर लौट आए। वह कुछ रुककर आगे बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। इसमें यामी जी को तुम्हारी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने किसी तरह शौमिक जी को भी अपनी बातों में ले लिया और यह सब अंडरस्को। अपनी बात कहकर शिवांगी चुप हो गई। उसने ऋषि को देखा जो इस वक्त इमोशनली काफी वीक था, और शिवांगी भी यह बात समझ रही थी। वह ऋषि का सर सहलाते हुए बोली, जब कोई चीज हमें परेशान करे तो उससे भागना नहीं, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में ये सब देखना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। अगर तुम्हें आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से पीस रहे हो तो मैं सीधा यामी प्रताप सिंह से फेस टू फेस बात करने जाऊंगी। साथ में अंश को भी सब बता दूंगी। ऋषि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। शिवांगी उठते हुए बोली,
अब जरा शादी भी देख लूं, नहीं तो हमारी बहनिया हमारा गला दबा देगी। शिवांगी ने अपनी जीभ काट ली। ऋषि की आंखें फैल गई, उसके होठ हल्के से खुले। कार्ड्स क्वीन, तारांकन तारांकन तारांकन, कंटिन्यू अंडरस्को। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।